जी जी जी, नमस्कार नमस्कार। जी मुन्ना लाल जी, हम लोग इस टीम में जितने लोग जी जुड़े हैं अधिकतर आरटीआई एक्टिविस्ट जी हैं। हम लोकपाल में जब शिकायत जी जी करेंगे जी सर। तो बिना सबूत बिना दस्तावेज के तो कभी शिकायत करेंगे ही नहीं। सूचना के अधिकार पर जानकारी लेकर हम लोग लोकपाल या लोक आयुक्त में शिकायत करेंगे और शिकायत के बाद यदि हमने झूठी शिकायत की तो हम पर 2 लाख रुपए फाइन लगेगा। तो क्या हम हमारे ऊपर अगर 2 लाख रुपए ये फाइन लगा रहे हैं तो क्या वो जो जांच अधिकारी हैं उसी गति और उसी स्पीड से जन सेवकों पर भी कार्रवाई करेंगे या क्या हुआ? आपने कोई केस देखा है? जी शुक्ला जी। हेलो शुक्ला जी, जवाब दीजिए। शुक्ला जी जवाब दीजिए सर। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है, बोलिए। नेटवर्क खराब। जी जी शुक्ला जी के पास ईयरफोन नहीं होने से प्रॉब्लम आ रही है सर। शुक्ला जी, आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? सर, उंगली उनके से पास इशारा नेटवर्क कीजिए। का एक्चुअली इशू है बहुत ज्यादा, इसीलिए वो इस तरीके से व्यवधान बन रहे हैं बार बार, और तकनीकी रूप से दिक्कत है ही। मुन्ना लाल जी, अगर आप हमारा सवाल सुने हो तो मुंडी हिलाएं, सर हिला दें तो हम समझ जाएंगे। सर उनसे वीडियो ऑफ करने के लिए कहें कृपया। वीडियो तो मैं ऑफ कर दूंगा, यहीं से मैं यहीं से कर दे रहा हूँ। शुक्ला जी, आप प्रश्न सुने हैं मिश्रा जी का, कृपया जवाब दें। आप हमारे साथ जुड़े हुए माइक में। सर, मेरी समझ में तो अभी तक कोई भी कार्यवाही की जानकारी मुझे नहीं मिली है। मैं भी देख रहा था, कल मैं काफी प्रयास किया हूं। जो जन लोकपाल पर जो कमेटी बनी हुई थी, जो दिल्ली में कमेटी बनी थी, जो पिनाकी घोष साहब जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उनके द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही का प्रकरण के बारे में हमें जानकारी नहीं मिली है। यह जो जांच है, यह एक उसी व्यवस्था में लेके जाते जा रहे हैं। जी सर। हाँ मुन्ना लाल जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए सर आगे। जी 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 जी। हेलो। हाँ मुन्ना लाल जी, आवाज आ रही है सर आपकी। तो हम ये चाह ये रहे थे कि सभी लोग थोड़े सा इस पर राय दें अपनी अपनी कि क्या आगे किया जाए, क्योंकि ये जन लोकपाल भी ये लोकपाल है, जन लोकपाल है नहीं। चूंकि जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी वो अभी तक हो नहीं पा। तो ये जो लोकपाल स्वाभाविक है कि जैसे अन्य आयोगों की नियुक्ति होती है, आयुक्तों की होती है, वैसे ही। जी 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 जी। तो इसमें हम लोगों को इस पर थोड़ा सा आगे विचार करना पड़ेगा कि हम लोग इसको सरकार पर कैसे नियंत्रण। सर, ये नेटवर्क प्रॉब्लम से हमें बहुत दिक्कत जा रही है, आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है। हो सके शुक्ला जी माइक को पास में रखें और किसी एक जगह पर रुककर बात करें, इसमें जहां पर आप कभी पूर्व में कवरेज में थे। मुझे लग रहा है सर ये कार्यक्रम आज का फिर से उसमें चला गया है, जन लोकपाल अधिनियम पर। अगर कोई साथी हमें कोई मार्गदर्शन कर सके, किसी साथी ने अन्ना आंदोलन में या जन लोकपाल के उसमें काम किया हो तो कृपया बताएं, अनम्यूट होकर।
गुलेरिया साहब, आप कुछ बताना चाहेंगे? शुक्ला जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे वापस? मुन्ना लाल शुक्ला जी। साथीगण, कुछ चर्चा इसमें आगे बढ़ाना चाहें तो कृपया करके चर्चा आगे बढ़ाएं। एक बात हमें समझ में आ चुकी है कि जो जन लोकपाल बिल हमें मिला है वो हमारे सपनों का जन लोकपाल बिल नहीं है, जिसमें बहुत सारी खामियां हैं। जो खामियां उसी व्यवस्था पर काम कर रही हैं जो व्यवस्था हमें बाकी के आयोगों के द्वारा मिली है। हमारे यहाँ जितने भी आयोग हैं वो एक दंतविहीन आयोग हैं, जो सिर्फ दिखावे के लिए कार्यवाही और जांच तो शुरू करते हैं, लेकिन उस निर्णय को मुकाम तक नहीं पहुंचाते हैं। कहीं ना कहीं इसका एक मुख्य कारण, जैसा कि मुन्ना लाल शुक्ला जी ने बताया, कि यह व्यवस्था सरकार और सरकार के चुने हुए लोगों के द्वारा ही की जा रही है स्थापना और गठन, जो इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य और दिक्कत है। जब तक ये सरकार के द्वारा इसी व्यवस्था के अनुसार आयोग गठित होते रहेंगे, वहां पर अच्छे लोग नहीं पहुंच पाएंगे, जो लोग निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्भीक होके आदेश और कार्यवाही पे काम करेंगे। जिसके लिए, जैसा कि मुन्ना लाल शुक्ला जी की भावनाओं से मुझे समझ में आया, वह भी काफी व्यथित है कि किस तरीके से इस व्यवस्था को सुधारा जाए, जिसके लिए उन्होंने इस बात का आह्वान भी किया कि हमें सबको मिलकर इस पर आगे आके काम करने की जरूरत है। क्योंकि ये जन लोकपाल बिल, हम चाहे जितने भी आरटीआई लगा ले, चाहे कुछ भी कर ले, इस व्यवस्था को सुधारने के लिए एक अहम भूमिका निभाएगी। ये अहम भूमिका तभी निभाएगी जब हम एक कार्यवाही और एक स्तर पर ले जाके ऐसी व्यवस्था लोगों के सामने लेके आएंगे जिसमें दोषियों को सजा मिल सकेगी, और उसे देखकर बाकी लोग ऐसे काम करने से बचेंगे। मैं इसमें एक निवेदन करूं सर? जी बिल्कुल सर। देखिए, मैं आप लोगों से थोड़ी सी इसमें भिन्न राय रखता हूं। मेरा कहना ये है कि टूटा फूटा, लूला लंगड़ा जैसा भी बिल हमें मिले, जैसा भी कानून मिले, उसको पकड़ लो। अभी आरटीआई एक्ट में हजारों खामियां हैं। सूचना आयुक्त सरकार के जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं वो बनते हैं। 80 से 85 से 90% तक सूचना आयुक्त हमारी बात नहीं सुनते, लेकिन 10 से 15% मामलों में हम फेवरेबल डिसीजन ले आते हैं। तो अगर हम इसी चीज में अड़े रहे कि नहीं, पहनेंगे तो टेरल ही पहनेंगे या बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, और ये खद्दर और ये घटिया कमीज हम नहीं पहनेंगे। अरे नंगे घूमने से अच्छा तो ये है कि फटी कमीज पहन लो। दूसरी बात, ये 2 लाख रुपए के जुर्माने की, ये 2 लाख रुपए का जुर्माना जो घोषित इसमें किया है, ये एक्टिविस्ट को हतोत्साहित करने के लिए किया है। अरे क्यों डर रहे हो उससे? वो इसी चक्कर में आप देखिए, अन्ना आंदोलन कब हुआ था, कौन सा वर्ष चल रहा है, 0/0 पे हम बैठे हैं। जब तक ये नए मजबूत लोकपाल की आप बात करते हैं, जब तक वो नहीं आएगा, आप अपना युद्ध करते रहेंगे। अरे मैं कहता हूँ घटिया लोकपाल लाओ, क्या पता लोकपाल कोई ऐसा आके बैठ जाए, जैसे हमारे राहुल सिंह जी हैं, जैसे हमारे शैलेश गांधी जी रहे हैं, जैसे मधुकर आचार्यलू जी रहे हैं। इस तरह का कोई फेवरेबल लोकपाल हमें मिल गया तो उसका कुछ लाभ तो हमें मिलेगा। अगर कोई कानून ही नहीं बनता तो हम इसी चीज में अड़े रहे कि जी बढ़िया कानून आएगा, और वो बढ़िया कानून हमारे जीवन काल में ही ना आ पाए। हम कहते हैं मैं घटिया कानून ही दो, घटिया से भी और घटिया दे दो, हम उस घटिया कानून में भी नुक्ते ढूंढ के उसका इस्तेमाल करके अपने तरीके से हम उसमें काम कर पाएंगे। तो मेरा निवेदन यह है सभी आरटीआई एक्टिविस्टों से या लोकपाल के एक्टिविस्टों से, जो भी आंदोलन से जुड़े रहे लोग,
इसमें ज्यादा भावनात्मक ना हो, ज्यादा अड़े मत। लूला लंगड़ा टूटा फूटा घटिया से घटिया लोकपाल आप पास कर दीजिए, और क्या पता लोकपाल हमारा हो जाए। सर मैं इस बात पे एक बात आपको बोलना चाहूंगा, हालांकि ये मेरा निजी विचार है। हम जो ये समझौतावादी रवैया रखते हैं, इसी के कारण हम देखेंगे हम क्वालिटी स्टैंडर्ड कभी मेंटेन नहीं कर पाए हैं। जापान है, जापान में देखिए, हम टेक्नोलॉजी की जब बात आती है जापान और कोरिया की, हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड से समझौता नहीं करना चाहते। हम क्या सोचते हैं कि चलो हमने तो अपने तरफ से बेस्ट किया, या जो हमारे पास है वो बेस्ट है, ये मानकर हम क्वालिटी स्टैंडर्ड से समझौता कर लेते हैं और फिर उसी के आदतन हो जाते हैं। तो यह बात भी किसी तरीके से उचित नहीं है कि हम घटिया चीजों को स्वीकार करने लग जाए, क्योंकि स्वीकार करने लग जाएंगे हमारी मानसिकता और सोच वैसी ही बन जाएगी। यही कारण है कि हमारे को और किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। हमें तो ह्यूमन राइट्स एक्ट में जो हमारे पास गठन हुआ था कमीशन का, वही हमारे लिए पर्याप्त था। उसके बावजूद भी हमको अपने अधिकारों के लिए हर जगह भटकना पड़ता है। कारण उसका सिर्फ एक ही है कि हमने समझौता किया। वरना 1973 में जब ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन हुआ था, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें अपने राइट्स के लिए और किसी संस्थान में जाने की जरूरत थी। आज बहुत सारे आयोग बन गए, महिला आयोग बन गया, उसी से हटके उसी से बाल आयोग बन गया, उसी से हटके कई सारे आयोग बन गए हैं, लोकायुक्त है, सब कुछ है। तो ये सब चीजों का अर्थ नहीं है, इसमें हम सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम सरकार से अपनी बातों को ठोस रूप से, सही रूप से ना रख के ना मांगे, तो हम बल्कि अपनी व्यवस्थाओं को खराब कर रहे हैं। अधिनियम, आज जैसे हम सूचना आयोग के या सूचना अधिनियम की ही बात करें, इसमें चीजें और प्रक्रिया जो लिखी हुई हैं, वो प्रक्रिया टोटल बदल गई है। वो बिल्कुल मनमाने तरीके से वो प्रक्रिया चलाई जा रही हैं। जब वो प्रक्रिया मनमाने तरीके से चलाई जा रही है, उसका कारण यही है कि हमने स्वीकार कर लिया है कि जो मिल जाएगा, हमें जो मिल रहा है, हम उसे स्वीकार कर लें। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो क्या है, जो अति आवश्यक है, जो जिसके लिए कोई चीज अति आवश्यक होती है, तो वो ये सोचता है कि मैं तो मर रहा हूं पानी में डूब के, मुझे एक रस्सी और तिनके का भी सहारा मिल जाए, जो मैं थोड़ी देर उसमें सांस ले लूं ऊपर रह के, तो मेरे लिए बहुत है। और दूसरा तो ये है कि हम प्रयास करें तैर के किनारे में खुद ही पहुंच जाएं, क्योंकि जब तक हम पानी में कूदते हैं, तैरना भी हमको आ ही जाता है। वो बात अलग है कि हम इस उल्टी धारा में जो चल रहे हैं, वो हमारी हिम्मत है। पर हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, जो भारत की एक गंदी सोच बनती जा रही है, जो हमारे बच्चों के अंदर भी आती जा रही है कि हमारे पास यही है और हमको इससे समझौता करके इस क्वालिटी स्टैंडर्ड के मानकों को मानना पड़ेगा। इसीलिए हमारे यहाँ की जब पुराने जमाने की रोड थी, जब कोई ना टेक्नोलॉजी थी ना कोई तकनीक थी, तब की रोड 100 वर्ष चल जाती थी। आज की जो तकनीक है, बड़े बड़े इंजीनियर आ गए हैं, टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं, उनकी सड़कें एक बारिश भी नहीं झेल पाती हैं। तो ये हमारा समझौतावादी रवैया है सर। विचार हमारे अलग अलग हो सकते हैं, सोच हमारी एक है। मैं निवेदन करूं इसमें? जी सर, अनुमति हो तो मैं कुछ बात कहूं इसमें। अशोक गोयल जी। राज मिश्रा जी, एक मिनट में बोल लूं जी। देखिए, हमारा आर्किटेक्ट्स एक्ट है 1972 में पास हुआ, 1960 में प्रक्रिया शुरू हुई और पार्लियामेंट में 3 पार्लियामेंट के सेशन निकल के बार बार डिस्कस हुआ, बार बार इसका विरोध हुआ। सारे इंजीनियर्स ने कहा जी आर्किटेक्ट एक्ट की क्या जरूरत है, आज तक इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, आर्किटेक्ट्स भी काम करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो हमें एक टूटा फूटा आर्किटेक्ट्स एक्ट मिला जैसे तैसे करके 1972 में, और उसमें यह भी तय पाया गया कि जो अनपढ़ लोग, नक्शा नवीस लोग, सेमी क्वालिफाइड लोग काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से, उनको भी हम रजिस्टर कर दें, क्योंकि एक दिन वो मर खप जाएंगे और निपट जाएंगे। तो कम से कम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक एक्ट बन जाए। वही बात हर चीज में है। अगर आप युद्ध करते रहते, जैसे 1972 में वो लोग मान गए कि भाई लूला लंगड़ा एक एक्ट हमें मिल रहा है, तो कम से कम आर्किटेक्ट का टाइटल तो प्रोटेक्ट हुआ। वही बात इसकी है। अब जैसे आप आरटीए एक्ट की बात कर रहे हैं, आरटीए एक्ट में जो प्रावधान है वो अच्छे खासे मजबूत हैं। अब प्रावधान को लागू कर सर आपकी आवाज नहीं आ रही गोयल जी। गोयल जी, भ्रष्टाचार का उजागर कर रहे हैं। राहुल सिंह जी जैसे लोग बैठे हैं, एक दिन में 4 लोगों को 25-25 हजार रुपए का जुर्माना कर रहे हैं इसी एक्ट के तहत। तो जो भी हमें, मैं समझौते की बात नहीं करता, हमारे आर्किटेक्ट्स में भी बात होती है। सब अमेरिका का आर्किटेक्ट एक्ट ये है, ब्रिटेन का ये है, लंदन का ये है,
मैं उनको कहता हूँ, एक देहात का बच्चा है, पानीपत का बच्चा है, करनाल का बच्चा है, कोयम्बटूर का बच्चा है, उसको हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, अपनी मातृभाषा में आर्किटेक्चर पढ़ना चाहता है, उसको नहीं जाना विदेश, उसको दिल्ली में नहीं आना, वो मलयालम बोलेगा, अपने शहर में मकान बनाएगा, आप उसको क्यों वंचित रखना चाहते हैं? वही मेरा निवेदन है। हम समझौते की बात नहीं कर रहे, हम शुरुआत की बात कर रहे। अशोक गोयल साहब, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। राज मिश्रा, छत्तीसगढ़, अनुमति है आपकी? अग्रवाल जी। हाँ सर, बिल्कुल, बोलिए सर, आगे बढ़िए। जो लोकपाल में 2 लाख रुपए फाइन लगाने का जो नियम है, देखिए उसमें डरने झिझकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके ऊपर 2 लाख रुपए फाइन तभी लगेगा जब आप गलत शिकायत करेंगे, और गलत शिकायत आप बिना किसी आधार के करेंगे, बिना किसी दस्तावेज के करेंगे, तब आपके ऊपर 2 लाख रुपए फाइन लगेगा। लोकपाल या लोकायुक्त के रूप में जो लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से आंख तो खुली रखेंगे ना। हम आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, हमको जब तक आरटीआई से सूचना नहीं मिलेगी और कम से कम हम जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएंगे कि ये जो जानकारी है इसमें अपराध बनता है, तब तक हम क्यों शिकायत करेंगे। दूसरी बात, अगर हम शिकायत करते हैं मतलब हमारे मन के अंदर निश्चित रूप से कोई नकारात्मक भाव है उस अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ, तब तो हमारे ऊपर 2 लाख रुपए फाइन होना ही चाहिए। मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये रूल है, स्पष्ट रूप से है। सुप्रीम कोर्ट में अनावश्यक जब याचिकाएं लगती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5-5 और 10-10 लाख रुपए फाइन ठोक देता है, और जो याचिका लगाने वाले लोग हैं वो भरते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पिटीशन लगना बंद नहीं होता। हम पहचाने अपने आप को, गोयल साहब, अग्रवाल जी, चौहान साहब शिवपुरी से, हम लोग पहचाने कि हम हैं कौन। हम लोग आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और आरटीआई एक्टिविस्ट कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता। जब तक हमको सूचना के अधिकार पर जानकारी नहीं मिलती है, हम क्यों कंप्लेन करेंगे भाई लोकपाल में। दूसरी बात ये कि आप ये बात सोचिए कि जो अधिकारी वर्ग होते हैं, कर्मचारी वर्ग होते हैं, निश्चित रूप से ये लोग पद ग्रहण करते समय एक शपथ लेते हैं। मैं आपको एक अब निकट भविष्य में एक सोशल मीडिया में एक पोस्ट डालने वाला हूं कि किस प्रकार के अधिकारी किस तरह की शपथ लेते हैं। जब आपको महसूस हो जाए कि वो अधिकारी निर्णय सही नहीं कर रहा है, गलत तरीके से सुनवाई कर रहा है, तो बार बार उसके ही द्वारा लिया हुआ शपथ उसको सुनाई जाए, उसको बताई जाए, सार्वजनिक रूप से बताई जाए, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और ये किसी तरह से अपराध नहीं है। अशोक गोयल साहब आज हमारे साथ बैठे हैं तो एक कमिटमेंट करके बैठे हैं कि मैं सत्य और न्याय की बात करूंगा, और यदि गोयल साहब सत्य और न्याय की बात नहीं करते तो उनका वो कमिटमेंट निकाल के हम सार्वजनिक कर दें कि इन्होंने इस तरह से ये कसम खाई थी और अपना कसम स्वयं तोड़ रहे। आप शर्मिंदा होंगे। इसके अलावा कुछ चीजें और बताऊं मैं आपको। विसिल ब्लोअर जो है, उस ऑफिस का ही कोई प्यून एक कलेक्टर के खिलाफ, कलेक्टर का प्यून अगर कोई शिकायत कर देता है और वो शिकायत सही है तो कलेक्टर के ऊपर भी लोकपाल कार्रवाई कर सकता है, और उस प्यून को विसिल ब्लोअर एक्ट के तहत उस प्यून को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ये एक्ट में है। मैं आपको एक चीज का उदाहरण देना चाहूंगा अपने सभी मित्रों को। मैं एक सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा था, उस वीडियो से हमको सबक लेने की जरूरत है। कोई एक छोटा बच्चा था, 10-12 साल का रहा होगा, एक मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति रोड के किनारे पब्लिक के चलने के लिए जो फुटपाथ बना होता है जिसमें जेब्रा क्रॉसिंग होती है, उस क्रॉसिंग के ऊपर एक मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल चला रहा था। एक 10-12 साल का बच्चा देखा कि ये तो पब्लिक के चलने का रास्ता है, इस पर वाहन कैसे चल रही है। तो वो छोटा 12 साल का बच्चा उस मोटरसाइकिल वाले से झगड़ा कर रहा था। वो भाषा समझ में नहीं आ रही थी, झगड़ा कर रहा था, और झगड़ा करने के साथ साथ उसके मोटरसाइकिल में लात मार रहा था। जिस दिन हमारे देश में इस तरह के जज्बा जगेंगे ना, जिस तरह का जज्बा, और समाज का एक भी व्यक्ति, अभी टीवी में एक एड आ रहा है, 2 ट्रैफिक पुलिस हैं,
एक तरफ से किसी मंत्री की गाड़ी आ रही है, एक तरफ से एम्बुलेंस आ रहा है। जो मंत्री की गाड़ी आ रही है उसको ट्रैफिक पुलिस जाने दे रही है और दूसरा ट्रैफिक पुलिस मंत्री के गाड़ी को रोक कर एम्बुलेंस जाने दे रहा है। आप देखिए उस एड को, उसमें एड में ये बताया जा रहा है कि यदि आप सही हैं तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई झिझकने की जरूरत नहीं, कोई 2 लाख रुपए से डरने की जरूरत नहीं। कोई माई का लाल आपके ऊपर 2 लाख रुपए लगाता है तो वो, मैं ये भुगत भोगी हूँ, कई मामलों में ऐसा महसूस किया हूँ, बड़ी अदालतों में भी मैंने शर्मिंदा किया है बड़े जजों को भी कि सर भले ये केस मेरे खिलाफ आज खारिज हो रहा है, लेकिन कभी ना कभी महसूस होगा सर कि ये केस में मैं सही था। मैं ये बताना हम इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। अगर 1 मिनट के बाद ये वापस कार्यक्रम बंद हो तो वापस एक बार जुड़े। और मिश्रा जी आपसे भी निवेदन है कि 15 मिनट के लिए आप वापस और जुड़िएगा। हम इस चर्चा को और एक बार और बृहद स्वरूप में लेके जाएंगे। हाँ मिश्रा जी आप कंटिन्यू करें। मित्र चाहते हैं क्या, हमारे बाकी मित्र चाहते हैं कि इस चर्चा को आगे बढ़ाई जाए? आज 60 लोग से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। जी चाहते हैं सर, चाहते हैं, अवश्य बढ़ाइए सर। इसमें मेरा भी कुछ निवेदन था। हाँ मेघराज जी ह्यूमन राइट से, मेघराज जी आप कहें सर। बिल्कुल सर। सर मेरा भी थोड़ा इसमें सहमति थी कि जैसे इलेक्शन कमीशन है और टीएन सेशन के पहले कोई नहीं जानता था जी, और जब उन्होंने प्रॉपर अपनी शक्तियों को यूज किया, आज जब भी चुनाव होते हैं तो एक झंडा बैनर हमको कहीं नहीं दिखाई देता। तो जैसे भी ये बिल आया तो जिस समय जब देश की मूड था और उस समय कुछ लोगों ने उस संगठन को पूरे को बिखेर दिया, चाहे अन्ना जी हों, केजरीवाल जी हों। और मैं अपने 1 मिनट रुकूंगा, बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा। इस कार्यक्रम को 15 मिनट के लिए आगे बढ़ाई जाए। मैं कुछ कठोर और अपने इन मित्रों के, अपने साथ जो जुड़े मित्र हैं उनके हित में कुछ कठोर और गंभीर बात बताना चाहता हूँ। कृपया इस बोलिए सर। अभी इसमें 10 मिनट 9 मिनट और बचे हैं। भले 10 मिनट 15 मिनट बोलिए सर, बोलिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं क्या इस समय में? जी जी सर। देखिए ये इस कार्यक्रम को हम लोग जब शुरू किए थे तो ये कार्यक्रम हमारे 60 के 60 मित्र ये सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ये कार्यक्रम, मैं और देवेंद्र अग्रवाल जी इस सोच के साथ शुरू किए थे कि जितने लोग 20 लोग भी अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो उन 20 लोगों को हम जागरूक बना देंगे। हमारे देश में मेरे समझ से इस कार्यक्रम में 10 से ज्यादा राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं। कम से कम इस कार्यक्रम को करके हम अपने मित्रों को क्यों ना जागरूक कर दें, उस विदेशी छोटे बच्चों की तरह कर दें कि हम कानून नहीं तोड़ेंगे लेकिन कानून तोड़ने वालों को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। हम लोग उस उपाय किसी दिन अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे उपायों की जानकारी लेगी। यदि भ्रष्ट व्यक्ति जाते हैं आपसे भ्रष्टाचार या पैसों की मांग करता है, आपका काम नहीं करता, तो आप व्हिसिल ब्लोअर की, व्हिसिल ब्लोअर का एक सीधा सीधा अर्थ होता है सीटी बजाइए। उस ऑफिस में जाइए, सीटी बजाने वाला तेज से सीटी बजाइए कि ये मुझसे पैसा मांग रहा है। और मैं 100 से ज्यादा बार ऐसा अनुभव किया हूं शुरुआती दिनों में जब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मांगते थे, मांगे हैं। 1984 की मेरी बड़ी बहन को पेंशन मिलता था। जिस ट्रेजरी से पेंशन मिलता था वहां पर एक रूल था कि जो व्यक्ति हमारा फॉर्म, पेंशन का फॉर्म ले, 2 रुपए, 1984 2 रुपया होता था। मैं उससे पूछा, मैं स्कूल में पढ़ता था, नया खून था, मैं उससे पूछा कि ये 2 रुपया क्यों ले रहा है? तो वो उसने कहा कि नहीं पर रूल है। तो मैं बोला भाई मैं तो, आप जो बोलो, मैं लाइन में लगाने बोलो, मैं 10 बजे सुबह आऊंगा लेकिन मैं 2 रुपया नहीं दूंगा। तो वो कर्मचारी जो था, मेरे ख्याल से प्यून था, उसने कहा कि नेता हो। तो मैं उसको तुरंत जवाब दिया घूसखोर हो। मुझे बाद में जानकारी मिली कि उस ऑफिस में मेरी बड़ी बहन को कभी 1 रुपया नहीं देना पड़ा। यदि हम 40-50 लोग जो इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, यदि हम लोग हम शिकायत करेंगे, कोई लाभ नहीं दे,
चंद्रशेखर आजाद अपना जीवन खोए, भगत सिंह अपना जीवन खोए, सुभाष चंद्र बोस पूरे तकलीफ झेलते रहे, परंतु देश के लिए करना चाहें तो निश्चित रूप से इस देश का कायाकल्प होगा। खाना लगा लेगा तो हम 2 लाख रुपए भुगतान कर देंगे, हमारे पास रिट का अधिकार है। हम हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट जाकर उसको रोकेंगे और निश्चित रूप से हमारे ऊपर 2 लाख रुपए नहीं लगेगा। यदि हमने सही शिकायत की, यदि हमने कोई दुर्भावनापूर्वक शिकायत की है, चिड़ और परेशान के होकर शिकायत की है, तो हमारे ऊपर फाइन लगनी ही चाहिए। लेकिन हम अगर निर्दोष है, इस देश की सेवा करने के लिए है। मैं एक और निजी अनुभव, हमारे देश में मैं कई बार महसूस किया हूं कि भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी भी जब हमारे व्यक्तित्व के सामने आता है, जब उसको पता चलता है हमारा बैकग्राउंड, हमारे काम करने का तरीका, तो निश्चित रूप से प्रभावित होता है और वो भी मदद करता है। शर्मिंदगी होती है उसको कि वो भ्रष्ट है, वो चोर है। तो चोर चाहे जितना भी बड़ा हो, जितने भी बड़े पद में हो, जितना भी सक्षम या अधिकार वाला व्यक्ति, अगर ईमानदार व्यक्ति हम में से है कोई, तो वो किसी भ्रष्ट से, किसी बेईमान से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मिश्रा जी, मैं आपके शब्दों के बीच में अपने 2 साथियों के सवाल भी लेना चाहता हूं ताकि आप उसको भी इसमें जोड़ें। सुरेश मौर्य जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए प्लीज सर। जी सर। सुरेश मौर्य जी हाँ बोलिए। सर मैं ये बोला कि मैं सूरत से हूँ और सूरत के अंदर में सूरत महानगर पालिका है जो भ्रष्ट काम करने के लिए मशहूर है, सूरत नहीं गुजरात के अंदर में ही। लेकिन अधिकारी जो हैं कोई भी कार्रवाई करने से पीछे हट जाते हैं, उनके ऊपर पॉलिटिकल दबाव आता है, कुछ भी आता है। मैं 29 तारीख की बता रहा हूँ घटना सर। 29 तारीख को सितंबर महीने में मैं महानगर पालिका के ऑफिस में गया। उन्होंने मेरा नाम बता दिया था कि भाई सुरेश मौर्य की कंप्लेन है। मैं अगर मेरी कंप्लेन है, अगर कंप्लेन सही है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने क्या किया सर, फेसबुक पे लाइव होके अधिकारियों के सामने गया। मैं जो भी आपको जवाब देना है मेरे फेसबुक लाइव पे हूँ और सामने जवाब दीजिए। अधिकारी आके बोलते हैं कि आप पहले फेसबुक लाइव बंद कीजिए फिर मैं आपसे बात करूंगा। मैं सर क्या दिक्कत है आपको ये बताइए। अगर आपको बात करना है, आप सही हो तो सामने लाइव चल रहा है और सारी पब्लिक देख रही है, आप सामने जवाब दीजिए मुझे। उन्होंने बोला कि मैं उसका नंबर डायल करता हूँ, पुलिस बुलाऊंगा। मैं बुलाइए आप पुलिस, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया आज तक। और मैंने उनको बार बार मेल किया। मैंने यहाँ तक सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर बच्चन पानी है, उनको भी मैंने मेल करके जवाब मांगा कि 3 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए। लेकिन सर कोई जवाब ना लिखित में दे रहे हैं ना जवाब दे रहे हैं। अभी इसका मतलब यही है कि मतलब मेरे से परेशान होकर वो लोग न मेरा फोन रिसीव कर रहे हैं तो कोई जवाब दे रहे हैं मुझे। सुरेश मौर्य जी ने एक बात बताई कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, लोग हमें डराएंगे, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम सही हैं तो हम सही हैं, और अगर वो गलत नहीं है तो उन्हें भी सही के तरह काम करना चाहिए। अक्षय गोस्वामी जी दिल्ली से, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, बोलिए सर। अक्षय गोस्वामी जी दिल्ली से। इंद्रजीत सिंह जी जालंधर से। इंद्रजीत सिंह जी, इंद्रजीत सिंह जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर। अच्छा सर मिश्रा जी, मेरा भी यही आपके साथ, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि जैसे आपने बोला है हमको डरना नहीं चाहिए। लास्ट में हमारे पास भी हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट जा सकते हैं अगर ऐसा है। अभी मैं 21 तारीख को मंडे को यहाँ लोकायुक्त को मिला हूँ यहाँ पर जाकर, और मैं जो फर्स्ट कंप्लेंट है दायर कर रहा हूँ। इसमें क्या है प्रावधान है, 2 लाख का प्रावधान मेरे हिसाब से नहीं है। मैंने उनसे पूछा है, उन्होंने बोला है कि उन्होंने क्या किया, हमारे पंजाब में है, उन्होंने बोला है कि 3 महीने की सजा है अगर वो कंप्लेंट बिल्कुल गलत होती है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला है आप हमारे पास आइए, आपको जो प्रॉब्लम है, जैसे भ्रष्टाचार हुआ है, अगर लोगों ने उसको
आगे उसकी कार्रवाई नहीं की है तो वो सभी पनिश होंगे। उसके लिए वहां पर वो 8 मेंबरी कमेटी है, मैंने वो सब कुछ पता किया है, अभी मैं वो डाल रहा हूँ। इसलिए जो हमारे को सबको मालूम है हम अच्छा काम कर रहे हैं, सब देश के लिए काम कर रहे हैं और डरने की जरूरत नहीं है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। पहले हम स्टार्ट तो करें। अगर हमने एक कदम भी आगे नहीं उठाया तो हम पहले सोचने लगेंगे। मैं एक फौजी हूँ, फौजी लड़ाई में जाने से पहले वो अगर डर गया ना तो वो मर गया। तो डरना नहीं है, कभी भी डरना नहीं है। जो भी होता है देखा जाएगा। जब लड़ाई में चल पड़े फिर मरने के लिए सोचो मत। अब जो होगा 2 लाख लगे या 10 लाख लगे या 2 नहीं लगे, जब हमने करना है तो करना है। आप सही होगे तो सही होंगे और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, मेरा यही है। सुरेश मौर्य जी। अग्रवाल सर, मेरा क्वेश्चन बालाघाट से। मिश्रा जी, आपको सबका जवाब देना है, बल्कि आप नोट करते रहिए और मैं आपका समय आज थोड़ा सा लूंगा ज्यादा, पर अपने साथी मित्रों की भी चर्चा सबको ला रहा हूं मैं, ताकि आप सबकी बातों को एक साथ में हमें एक अंतिम चरण पे लेके जाएंगे। मेश्राम जी कहें। हाँ अग्रवाल सर, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक सर, मैं अभी बिल्कुल लेटेस्ट यही प्रकरण है। मैंने ज्वाइंट कमिश्नर जबलपुर मध्य प्रदेश को मैंने शिकायत दिया है कि एक अधिकारी मुझसे पैसे ले रहा था, पैसे मांगने की कोशिश किया उसने और वो ऑर्डर नहीं किया। मैंने उसकी शिकायत की, आज तक वो शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो अधिकारी स्वच्छंदता से घूम रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी को भी मैंने शिकायत किया है कि ये मुझसे 45-50 हजार रुपए की डिमांड कर रहा था और 4 साल बाद मुझे 6वां 7वां वेतनमान दिया। वो अभी कंप्लेंट पेंडिंग रखी हुई है। आगे मुझे क्या करना चाहिए? राज मिश्रा सर से मैं ये जानना चाहता हूँ। कौन साहब बोल रहे हैं? मिश्राम साहब बालाघाट से। मिश्राम जी। जी जी जी, मैं सुरेश मौर्य जी और मिश्राम जी के दोनों के प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे रहा हूं। जी सर। सुरेश मौर्य जी कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं। हाँ, कट गया था सर। हाँ सर, आवाज नहीं आ पा मिश्रा रही। जी जुड़ चुके हैं, वो जवाब देंगे। मिश्रा जी से हम फिर से उस पूरे जवाब को सुनेंगे सर। जी जी। मिश्रा जी कृपया अनम्यूट करें। मिश्रा जी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृपया अनम्यूट करें। जी सर। मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ। हाँ सर, एक बार मिश्रा जी से जवाब सुन लेते हैं, मैं आपको देता हूँ फिर सर। जी मिश्रा जी, आप प्रश्न सुन लिया जाए प्लीज, हो सकता है किस तरह का प्रश्न हो। जी हाँ, राजीव जी आप प्रश्न कर ले अपना। प्रश्न इसी पर चाहूंगा। एक्चुअली जो लोकपाल अधिनियम 2013 है, इसमें सेक्शन 46 में स्पष्ट प्रावधान 2 लाख का नहीं है। पहला चीज तो इसमें प्रावधान ये है कि यदि शिकायत तुच्छ या मिथ्या या परेशान करने वाली है तो दोष सिद्ध किए जाने पर 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना जो कि 1 लाख रुपए तक का हो सकता है दंडित किया जाएगा। लेकिन इसके लिए भी जब मामला उसके बाद कोर्ट तय करेगी कि क्या हमने जो शिकायत की थी ये मिथ्या शिकायत है, और उसके बाद ये फाइन की स्थिति बनेगी। तो चूंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से डर लोगों के दिमाग में डर तो बैठाला गया कि 1 लाख रुपए फाइन रहेगा, तो उसके डर से बहुत सारे लोग तो शिकायत करने आएंगे ही नहीं, क्योंकि मन में रहेगा कि हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और हमारे ऊपर 1 लाख का फाइन हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं एक डर बैठाला गया है। लेकिन हमको उससे हट करके, और इस पर चूंकि अगर हमने सारे तथ्य एकत्रित किए हैं और चूंकि हमने अगर ये शिकायत हम करेंगे तो कोई साधारण आदमी तो नहीं है जिनके ऊपर हमको शिकायत करना है, तो हम वैसे भी पूरी तरह से उसका अध्ययन करके सारी समीक्षा करके
और सारे दस्तावेज करके ही कलेक्ट करके हम वो शिकायत करने जाएंगे। इस कारण से फाइन जैसी चीज के लिए डर करके और हम बैठे रहे। अभी मैंने इसको सर्च किया तो 23 मार्च 2019 को जब लोकपाल नियुक्त हुए और 30 सितंबर 2019 तक के दरमियान 1065 शिकायतें लोकपाल के पास पहुंची, जिनमें से उन्होंने 1000 शिकायतों का निपटारा भी किया है। क्योंकि अब बात वही है कि सेशन जैसे इलेक्शन कमीशन की जगह आवश्यकता है, तो अभी लोगों मानते नहीं है कि लोकपाल कर रहे हैं और उनके पास तक इतनी शिकायतें पहुंची। जी राजीव खरे साहब। जी आप हमारे बीच में, लग रहा है राजीव खरे जी अधिनियम पर काफी काम किए हुए हैं। जी नहीं, अध्ययन हल्का राजीव किया। खरे साहब, राजीव खरे साहब। जी सर। जी जैसा आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग आपकी बातों से सहमत हैं। हमारे कुछ मित्र जैसा प्रश्न पूछे, सुरेश मौर्य जी और राम जी, ये मिश्राम जी मध्य प्रदेश से हैं, सुरेश मौर्य राजस्थान से हैं, गुजरात, दो अलग अलग सूरत राज्यों से के लोग हैं। और देखिए, सॉरी, सूरत गुजरात से है मौर्य जी। अच्छा जी जी जी, अलग अलग दो लोग हैं। समस्याएं देखिए कितनी मिल है, एक जैसी समस्याएं दोनों मित्रों की हमारे। देखिए सुरेश मौर्य कि हमको जानकारी नहीं देते लोग, सूचना का अधिकार भी लगाएं तो भी नहीं देते। अब एक है जिसको कहते हैं मेरी भाषा में कानूनी गुंडई, ये मिश्रा भी सुन लें। और अगर मेरी मिश्राम जी तो आवाज कट रही है आपकी, इशारा करेंगे तो समझ में आएगा कि मेरी आवाज साफ। मैं वीडियो बंद कर देता हूं। हाँ सर। मित्र तो बड़ा अच्छा आवाज आएगा। हाँ सर, आप कहें। अभी मित्र अपना वीडियो अगर बंद कर लें तो ऑडियो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर बहुत अच्छी हो गई है ऑडियो आपकी, अभी बोलिए सर। जी, ये मैं अपने ये दोनों मित्रों को दोनों में ये बात बताना चाहता हूं कि अगर भी मिलता आपको और आपको किसी मामले में तो पास अग्रवाल सर आवाज कट रही है। हाँ सर, मैं तो पूरे नेटवर्क में हूँ, शायद मिश्रा जी के पास नेटवर्क कम हुआ हो। मिश्रा साहब की आवाज कट रही है। मिश्रा साहब की आवाज कट रही है जी, शायद वो सेट कर रहे हैं वापस। हेलो, अभी आवाज आ रही क्या मित्रों को? हाँ बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर, बोलिए। जी जी ठीक है। मैं ये चाह रहा हूं ना, एक कानूनी गुंडई बात करेंगे, छोटा गुंडई लेकिन कानून सम्मत रीति से। मौर्य जी जिस संस्था में आरटीआई लगाए हैं, उनको कैसे पता चला कि उस विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है या किसी तरह का वित्तीय लेन देन या गड़बड़ी हुई है? ये उनको ये पता है और वो कारण दस्तावेज नहीं है इनके पास दस्तावेज नहीं है, लेकिन किसी ढंग से इनको पता चला है कि जिस संस्था में इन्होंने आरटीआई लगाया है। आवाज कट रही, शायद आवाज कट रही सर। अग्रवाल सर कट रही है, लेकिन आप बोलिए, हमें समझ में आ रहा है सर। मौर्य जी कि आप जिस माध्यम से आपको ये फला विभाग में इस एक भ्रष्टाचार भाग के प्रमुख को किसी दस्तावेज को दिए, एक ढंग की भाषा में, कानूनी भाषा में कंप्लेन कर दीजिए प्रमुख को। भी विभाग में जहां के खिलाफ आप काम करते हैं, बार बार किसी ऑफिस में बिल्कुल मत जाइए।
हम कल ठकराल साहब का एक फोन आया था, सारे आरटीआई लोग को, सारे विसिल ब्लोअर को इस बात का हमेशा डर बना रहता है कि उस विभाग वाले, उस मैंने शिकायत किया है वो मेरे करके मुझे जेल भेजा सकता है। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, उस ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, उसके किसी कर्मचारी से बात करने की, फोन पर भी बात करने की कोई जरूरत नहीं। आपको अगर पता चल गया है कि हुआ है तो जितना पता चल है आप अपने शिकायत में केवल एक लाइन कि मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि यहां ये करप्शन हुआ है। आप इस विभाग के प्रमुख होने के नाते आप अपने पदीय वहन कर, जिम्मेदारी बनती है कि इस संबंध में आप, और हिस्से में आप ये जरूर लिखें कि आपके द्वारा इस शिकायत की गई कार्रवाई से अथवा जांच से, ये लिखें कि आपके द्वारा मेरे इस शिकायत पर की गई कार्रवाई से मुझे अवगत कराएं। और उसके बाद एक चीज लिखें कि जब भी आप जांच करें तो मैं उस जांच का हिस्सा होना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में कोई भी विभाग का प्रमुख किसी भी तरह से आपके शिकायत पर जांच करने से मना नहीं कर सकता, और यदि मना करता है तो आपके पास सूचना के अधिकार का हथियार है। आप उस छोटे विभाग में आरटीआई नहीं बजाय आप उस बड़े विभाग आरटीआई लगाइए जहां पर आपने शिकायत किया हुआ है। और उसके बाद आप देखेंगे कि बड़े अधिकारी को जब सूचना आयोग में खड़ा होना होता है या किसी कोर्ट में होना होता है तो वे झिझक और उस पर वो निश्चित कार्रवाई करेंगे। इस जांच में के हाथ में कुछ ना कुछ दस्त आ जाएगा। अगर आप शिकायत सही है, जांच में तथ्य सही कराए, जांच में अंतिम प्रति उसने क्या दिया ये फैसला नहीं रखता। मौर्य जी, जो तथ्य, जो सबूत, जो दस्तावेज के आया, आप फिर लोकपाल में शिकायत करें और ऐसे मामलों 2 लाख रुपए का या 1 लाख रुपए का नहीं लगेगा। सर मौर्य जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मौर्य जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं इसी चरण में? हाँ मौर्य जी कहें आप। हाँ बताएं मौर्य। सर इस बारे में जो आप बता रहे हैं कि जैसे कि एक महानगर पालिका के अंदर में कार्यपालक होते हैं, उसके ऊपर में जोनल ऑफिसर होते हैं, उसके ऊपर में जो कमिश्नर है, म्युनिसिपल कमिश्नर, एक कमिश्नर तक को मैंने ये चीजें किया हुआ, लेकिन कमिश्नर जो है तो मुलाकात देने में भी उनको मतलब मुलाकात भी नहीं दे रहे हैं। नाम सुन लेते हैं मौर्य सुरेश, तो मुलाकात भी नहीं देते हैं, बोलते हैं टाइम नहीं हमारे पास है। इस तरह से मैंने सर लगभग 3 से 4 महीने के अंदर में 4 से 5 बार कोशिश किया, लेकिन कमिश्नर साहब मुलाकात ही नहीं करते हैं। एक दिन मैं फिर कंटाल के मैंने क्या किया, सुबह में उनके घर पे फोन किया, जो घर के नंबर पे फोन है उन पे फोन किया, उन पे उनको मिसेज ने फोन उठाया, उन्होंने फिर बात करवाया, तो बोले मैं शाम को 5 बजे मिलता हूँ आपसे, ऑफिस पे आइए। ऑफिस पे भी गया मैं मिलने के लिए, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया बताने के लिए, लेकिन वो मुलाकात ही नहीं दे रहे हैं। और मेल पे आप अपनी बातें लिखकर क्यों नहीं दे रहे मौर्य जी? आपको मिलना क्यों जरूरी है? आपको मिलने की जरूरत ही नहीं है सुरेश भाई, आपको मिलने की कोई नहीं सर, मैं सर सारी बातें मैंने मेल के थ्रू, मैंने मेल पे सारी बातें मैंने किया हुआ है, कम से कम 15 मेल मैंने किया हुआ है, एक भी मेल का मुझे आज तक जवाब नहीं दिया है इन्होंने। तो उनके ऊपर के अधिकारी को शिकायत करें इस संबंध में। देवेंद्र जी, इसके ऊपर में जो है माहिती सूचना आयोग जो है और सीएम है, सीएम कार्यालय में भी इसकी जानकारी दी गई है, जहां तक मानव अधिकार में भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो भी पेपर आते हैं पास में जमा कर देते हैं। जी सुरेश मौर्य जी, यस सर। सुरेश मौर्य जी, जिस संस्था को आपने 15 ये मेघराज से प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं इस उत्तर को दे दूं फिर मेरे प्रश्न पूछें। नहीं सुरेश मौर्य जी, आपने जो सुरेश मौर्य जी क्वेश्चन है आपने जी, गोस्वामी जी को एक बार प्रश्न कर लेने देते मिश्रा जी।
एक साथ जवाब दे जी दीजिएगा। हाँ मिश्रा जी, इसी से संबंधित है। आपका कहना था कि सीनियर्स के कंप्लेंट करें। मैंने देखिए मेरे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकाले हुए डॉक्यूमेंट्स, मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। 1,25,00,000 की फंडिंग आती है, 80 लाख के काम नहीं हुए थे, सब फ्रॉड काम है, ग्राउंड पे कोई काम नहीं है। उसकी कंप्लेंट करता हूं मैं, पीएम ऑफिस करता हूं, सीएम ऑफिस करता हूं, विजिलेंस यूपी करता हूं, चीफ सेक्रेटरी करता हूं, इन पे सब पे आरटीआई लगाता हूं, कोई रिप्लाई नहीं आता। डीएम को कंप्लेंट करता हूं, डीएम से आरटीआई की कोई रिप्लाई नहीं आता। सीएम ऑफिस का लेटर फॉरवर्ड होता है डिविजनल कमिश्नर मेरठ को, मैं आरटीआई लगाता हूं डिविजनल कमिश्नर मेरठ को, वहां पे जवाब मिलता है कि सीएम ऑफिस का लेटर ही उनके ऑफिस से खो जाता है। विजिलेंस में आरटीआई लगाता हूं, वहां से जवाब मिलता है कि डायरेक्टर विजिलेंस को फॉरवर्ड किया है, डायरेक्टर विजिलेंस ने आईजी यूपी को फॉरवर्ड किया, आईजी यूपी ने फॉरवर्ड किया मेरठ डिविजनल को, मेरठ डिविजनल को जब आरटीआई लगाता हूं वो जवाब देते हैं हमने कोई कार्रवाई नहीं की है, कार्रवाई के लिए डीएम को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जबकि मेरी कंप्लेन तो डीएम के अगेंस्ट ही है। तो उस सिस्टम से कहां लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, आप मुझे जरा बताएंगे सर। पीएम ऑफिस में कंप्लेंट है, आरटीआई लगी हुई है, जवाब फॉरवर्ड कर दिया। सीएम ऑफिस में कंप्लेंट है, सीएम ऑफिस पे आरटीआई लगी, उन्होंने जवाब दिया कि डिविजनल कमिश्नर को फॉरवर्ड कर दिया, मैंने डिविजनल कमिश्नर को आरटीआई लगाई, डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में सीएम ऑफिस का भेजा हुआ लेटर, मेरी कंप्लेंट अवेलेबल ही नहीं है। अगर मैं उनको कहता हूं कि आप इस पे एफआईआर कराइए, नहीं अवेलेबल है, वो फिर रिक्वेस्ट करके मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगते, मैं डॉक्यूमेंट्स भेजता हूँ। सेम प्रोसीजर है सर। बहुत दुर्भाग्य की बात यही है कि वो हमारे साथ खेल रहे हैं और हमारे समय को बर्बाद कर रहे हैं। इस समय की बर्बादी से कैसे बचे, एक यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम इस समय की बर्बादी से कैसे बचें और किस तरीके से हम अपने मामलों का एक निर्णय पा सकें। मिश्रा जी जवाब दें। सर इस पर मैं गोस्वामी साहब। जी सर, आप जी बताएं। एक करके सर, कोई मित्र जवाब देना चाहते हैं, बताएं। आप लोकायुक्त चले जाइए, इस स्थिति में नहीं सर, देखिए मैं एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर करूं। देखिए मैंने पंचायत डिवीजन, पंचायत से रिलेटेड केस है, 80 लाख का स्कीम है, 15 आरटीआई लगा चुका हूं, कोई जवाब नहीं है। एसआईसी में जा चुका हूं, 6 बार लखनऊ जा चुका हूं, वहां पे भी धक्के खाने वाले काम है। मतलब गॉड नो कि अगर कोई लखनऊ में जो भी अगर कोई यूपी से बिलोंग करते हैं उनको पता है कि वहां की हालत क्या है। 10 बजे मैं यहाँ से दिल्ली से भाग के लखनऊ जाता हूँ, वहां पे 11 बजे वो नोटिस लगाते हैं आज हेयरिंग नहीं हुई है। उन्होंने तो मजाक बना रखा आरटीआई एक्टिविस्ट को। जब मैं वहां पे ऑब्जेक्शन करता हूँ तब उनका जो रजिस्ट्रार है उनका पीए आता है तो उस लेटर पे साइन कराता है। मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है सर। एक बार हम इस जवाब पर मंथन करते हैं। गोस्वामी मिश्रा जी एक बार आप जवाब दें, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ सबको। हाँ सर, मिश्रा जी और राजीव जी, बस आप 2 जन अभी आप मोबाइल को एक बार आप अनम्यूट करें। मेघराज जी आप भी साथ में बने रहें। जी सर, मैं मतलब इसमें बात रखना चाहूंगा, इनके संदर्भ में जवाब देना चाहूंगा। बोलिए सर। एक्चुअली क्या है कि अगर जो यूपी से रिलेटेड पंचायत की समस्याएं हैं तो सबसे पहले तो आप 3 वेबसाइट नोट कर लीजिए। एक तो www.planning.gov.in, planningonline.gov.in, इस पे तो आपको कंप्लेंट की हुई है। सुनिए, जो आप जिस प्लानिंग की बात कर रहे हैं ना, उससे डाटा निकाला है, 80 लाख के काम नहीं हुए, तभी तो मैंने कंप्लेंट डाली है। सुनिए तो सर, फिर इसके बाद दूसरी जो है, सुनना भी पड़ेगा सर हमें। .reportingonline.gov.in, इसमें जो भी खर्चा हुआ होगा आपको वो दिखेगा पूरा, कि जो उधर तो प्लानिंग का हमको प्लान मिल जाएगा, इधर www.reportingonline.gov.in जो भी काम खर्च हुए होंगे। अब आपको आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अब आप नरेगा पे जाएंगे, मनरेगा की जो नरेगा की वेबसाइट है, जो उसमें वर्क रजिस्टर, जब उस पर अंदर आप जाएंगे, जैसे ही वेबसाइट खुलेगी, स्टेट खुलेगा, जिला खुलेगा, ब्लॉक खुलेगा, फिर पंचायत खुलेगी। पंचायत में जाएंगे वर्क रजिस्टर पे सर वो मेरी बात सुनिए, सुनिए ये सारी चीजें निकाली हुई हैं। मेरा आपको कहता हूं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने के बाद कार्रवाई नहीं है, मेरा कहना ये था।
सीएम ऑफिस, विजिलेंस, चीफ सेक्रेटरी, पीएम ऑफिस, और कोई बचता है तो सब आप मुझे गाइड कर दीजिए। आप लोकायुक्त जाइए, लोकायुक्त लखनऊ। जी लोकायुक्त, और जैसे मिश्रा जी कहते हैं रेड कर दो 226 में, ये नहीं, गद्दार बनता है। लोकायुक्त जाइए, लोकायुक्त। राजीव खरे साहब, एक मिनट, अब आप साथी सब सुनिए सर, एक बार बातें अब एक बार सुनते हैं। अब मिश्रा जी का इसमें क्या मत है, इनकी बातें सुनते हैं सर हम। प्लीज सर, मिश्रा जी आप कहें। मिश्रा जी कहें आप। मिश्रा जी, राजीव खरे जी, राजीव खरे जी, हाँ, आपने अधिनियम पर अध्ययन किया है, आप बताएं कि हम जन लोकपाल बिल या आरटीआई या किसी ऐसे तरीके से हम इस समस्या का निदान पा सकते हैं जिससे गोस्वामी जी की समस्या हल हो। बिल्कुल, गोस्वामी जी को इन सारे दस्तावेज गोस्वामी जी के पास पर्याप्त है। गोस्वामी जी लोकपाल पास जाएं, लोकायुक्त अगर इस पर कार्रवाई नहीं करता तो 3 महीने के अंदर वो हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डालें और हाईकोर्ट के सामने ये सारे दस्तावेज रखें कि मैंने सारे 10 दरवाजे खटखटा लिए और कहीं से न्याय नहीं मिल रहा, तो हाईकोर्ट फिर एक डायरेक्शन देगा कि आप 3 महीने के अंदर इसका सॉल्यूशन निकालिए और इस पर कार्रवाई करें। और वो फिर हाईकोर्ट के डायरेक्शन में पूरा प्रोसेस हो जाएगा और इससे इनको रिलीफ मिलेगा। जी राजीव खरे साहब। जी सर। जी, मैं राज मिश्रा, छत्तीसगढ़। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मैं आपको कई वर्षों से जानता हूं। जी राजीव खरे साहब जी, मुझे लग रहा है सर कोई जवाब दीजिए सर। हमारे मित्र जी, हमारे मित्र उनका नाम क्या है जो जिन्होंने कहा कि हम सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर चुके हैं? गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, दिल्ली। गोस्वामी साहब जी, गोस्वामी साहब, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं गोस्वामी जी, हाँ जी, आप मेरी बात यदि सुन रहे हैं ना तो अपने माइक को अनम्यूट कर लें। और मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप हमारे इस कार्यक्रम में अगर शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको आपके इस प्रश्न का जवाब हम एक आध हफ्ते पहले हम लोग दे चुके हैं। फिर भी मैं उसको नहीं सर, मैं तो ये सेकंड मीटिंग है। हाँ, मैं आपको ये बात का जवाब फिर से दे रहा हूं दूसरे शब्दों में। जी जी गोस्वामी साहब, गोस्वामी जी, आप किसी लड़ाई को कहां तक लड़ना चाहते हैं? सर मैं तो टिल एंड जाऊंगा। जी बस, नहीं सर, आप मेरी बात उत्तर देता हूं उसको। मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना, मैं जाऊंगा। जी उत्तर सुन लीजिए, आप गलत तरीके से शिकायत कर रहे हैं। जी, आप जो कंप्लेन कर रहे हैं वो तरीका ही गलत है। आप जो कंप्लेन कर रहे हैं वो सिविल साइड में है। आप इसका क्रिमिनल कंप्लेन कीजिए, आपके पास तो सारे डॉक्यूमेंट हैं। जी, हम तो कंप्लेन की तब बात करते हैं ना जब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हमने पहले इस बारे पे चर्चा की हुई है। यदि 1 पेज की जानकारी आपके पास आ गई जी की, और आप बात कीजिएगा अशोक गोयल साहब, ये इनको भी ये बात पता है और सारे लोगों को हमने बताया हुआ है ये बात, यदि 1 पेज की जानकारी भी आपके पास में है जी, किसी वेबसाइट से या किसी माध्यम से आपने हासिल किया हुआ है, तो उस 1 पेज को लेके जहां पर घटना है, जिस संस्थान से वो भ्रष्टाचार वाली जानकारी आपको मिली हुई है, उस संस्था के पास के थाने जाइए। अच्छा। और थानेदार को एक ड्राफ्टिंग, हेलो, और कई उपयोग हुआ है 1,25,80 लाख रुपए का काम। हेलो, 40 आवाज कट रही अग्रवाल सर। वित्तीय मित्रता है, इसलिए इस उपयोग है। आप अपनी शिकायत सर दस्तावेजों के साथ पुलिस में दीजिए और इस पर जी
सर इसके सेक्शन के बारे में भी एक बार गोस्वामी जी को बता दीजिए। मिश्रा जी। जी देखिए, आप गोस्वामी साहब। जी सर। जी गोस्वामी साहब, आप जब इस पर शिकायत करेंगे तो थाना जाइए। आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अगर आप करेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की भी जिम्मेदारी है। ऑफेंस संज्ञेय अपराध की सूचना है तो वो डायरेक्ट एफआईआर, लेकिन प्रयोग में ऐसा होता नहीं है। वो उसको नीचे भेजेगा, मुख्यमंत्री को भेजेगा, मुख्य सचिव को भेजेगा, वो कलेक्टर को भेज देगा और वो उस संस्था को भेज देगा जहां आपका कंप्लेंट है। जी, इसका अर्थ ये नहीं होता कि आपका आपके शिकायत का हो सकता। आ जाइए और थाना में कहिए सीआरपीसी की पर थानेदार एफआईआर लिखे, नोट कर लीजिए कहीं पर, भारतीय संहिता की धारा 400 का अपराध है, साथ धन का दुरुपयोग है, उस पर लिखे। ये आपके शिकायत पर 7 दिन के भीतर करके एफआईआर 7 दिन, तो 8वें दिन या 10वें दिन, 15वें दिन जी आप उस थानेदार को आईपीसी का नोटिस दीजिए और कहिए कि तुम्हारे खिलाफ मैं कोर्ट में परिवाद फाइल करूंगा। तो मैंने ये और इसमें वित्तीय अनियमितता हुआ है, मेरा क्या वो थानेदार आपके शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लेगा। और जैसा कि आज का मुद्दा था लोकपाल, तो मैं आपको बता दी, आप थाने में गलत सेट करते हैं तो आपके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 182, 211 पर आपके खिलाफ भी एफआईआर होता है। जैसा कि लोकपाल में 2 रुपए पर दंड का प्रावधान करने चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गोस्वामी साहब, यदि थानेदार को आप 166A पर नोटिस और एफआईआर नहीं लिखता तो आप 154(3) पर कीजिए, वो भी कार्रवाई करती। तो आप स्थानीय में उस थाने क्षेत्र, तो थाना जिस कोर्ट क्षेत्र में आता है, कोर्ट क्षेत्र में 56(3) पर एक आवेदन लगाइए। मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है कि 95% आपकी समस्या हल हो जाएगी। ओके सर। जिन मित्रों को आवाज ना आई हो, मैं उन्हें दोबारा रिपीट कर दूं कि मिश्रा जी ने बोला है जब हमारे पास सबूत और साक्ष्य उपलब्ध हैं, उन साक्ष्य और सबूत के साथ हम अपनी शिकायत पुलिस पर भी करें। हम सिर्फ सिविल प्रोसीजर को ही ना अपनाएं, साथ में जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उस पर भी हम जाएं, पुलिस में ये शिकायत करें। अगर मान लीजिए कि वो शिकायत पुलिस और पुलिस में भी उस पर सभी मित्रों को मैं ये बात बताना चाहता हूं, मित्रों को बताना चाहता हूं, इस कार्यक्रम में 50 मित्र जुड़े हुए हैं, आप सिविल की तरह उस शिकायत करने से बचिए। आप सिविल की तरह शिकायत करने से बचिए और कोशिश कीजिए कि आपको क्रिमिनल शिकायत ही करने पड़े। यदि क्रिमिनल शिकायत के शिकायत के बाद आपके प्रकरण में कोई भी पुलिस हो, उसको एफआईआर लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। तो अब जब हाईकोर्ट जाए तो उस पुलिस और थाना और उस एसपी पर भी कार्रवाई होगी। और कोर्ट बड़ी आसानी से ऑर्डर कर देता है कि आप करें। मौर्य जी, आपने हैंड राइज किया हुआ है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? एफआईआर होते ही वो सारा विभाग। जी सर, मैं बोलना चाह रहा था, ऐसा बताना चाहता था सर कि जैसे कमिश्नर, सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर को जो पीए हैं और अधिकारी जो बातचीत कर रहे हैं, वो मेरे पास में एविडेंस के तौर पे है कि मुझे फंसाने के लिए, किसी भी तरह फंसाने के लिए मुझे जो बातचीत कर रहे हैं वो ऑडियो मेरे पास में है। ये क्या मैं पुरावा के तौर पे रख सकता हूँ अभी सर पुलिस स्टेशन के अंदर में? मिश्रा जी, मौर्य जी बोल रहे हैं कि उनको फंसाने के लिए अधिकारी जो चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा का रिकॉर्डिंग उनके पास है, क्या उसको एविडेंस के रूप में उपयोग कर सकते हैं? थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पाए। मौर्य जी ने कहा कि कुछ अधिकारी उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिसके विरुद्ध मौर्य जी शिकायत कर रहे हैं, उनके आपस की चर्चा की रिकॉर्डिंग मौर्य जी के पास उपलब्ध है। क्या वो एविडेंस के बतौर काम आएगी?
मोर तो पास ब्रह्मास्त्र, आप उसका सीडी बनाइए और जिस व्यक्ति के द्वारा आपको फंसाने की चेष्टा की जा रही है उसको लीगल नोटिस दीजिए। मुझे ज्ञात सूत्र से ये पता चला है कि आप मुझे फंसाना चाहते हैं, क्यों ना मैं आप छम थाने में शिकायत करूं, इस पे लीगल नोटिस उसकी गिग्गी बन जाएगी। सर मैंने ये जो जी और सर जो इसका रिकॉर्डिंग था, ये रिकॉर्डिंग मैंने मेल के थ्रू सूरत पुलिस कमिश्नर, सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर और आयोग वगैरह सब में मैंने मेल के थ्रू भेज दिया हूँ। ऑलरेडी मैंने जवाब, जब पुलिस स्टेशन में बुलाया गया मुझे जवाब लिखाने के लिए, तो मैंने जब जवाब लिखा तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि ये कार्रवाई सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर की बनती है, वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके बाद में जब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, फिर मैंने इनको मेल के ऊपर मैं इनको जो भेजा हुआ हूँ कि आप इस पर कोई कार्रवाई नहीं किए हो, इस पर मुझे 7 दिन के अंदर में जवाब चाहिए, लेकिन आज तक कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं सर इसके अंदर में। क्या आपने इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है? सर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस वालों ने ऐसा लिख के जवाब दे दिया है कि आपको यह सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर में जाना पड़ेगा, ये पुलिस कमिश्नर का काम नहीं है, म्युनिसिपल कमिश्नर का काम काज है ये। सर आपको न्यायालय जाना चाहिए अब इस मामले को लेकर। जी सर सीधा को नहीं जाना। ठीक है सर। हेलो सुरेश मौर्य जी। हाँ हेलो सुरेश मौर्य जी, इसको जाने की बजाय इस में तब आपके साथ वो मिश्रा जी की आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, बहुत अपराध खराब को आवाज आ रोक रही दे, है। पुलिस तरह का पुलिस करती नहीं है। आपको नेट भी आज ठीक नहीं बतला रहा है। सर से मिश्रा सर से फोन पे बात कर लेंगे सर, मेरा भी कहना था। नहीं ठीक है, ये तो हम आपस में सीखने के लिए बातें कॉमन वे में कर रहे हैं, ताकि जी, इस जी। कॉमन पाथ में हम सभी लोग इस बात को समझ सके। जी जी जी। हाँ मेघराज जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मेघराज जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जो इनका पिछला वाला केस था पंचायत वाला, उस संदर्भ में क्या है कि एक रूलिंग है कि कोई भी मतलब डीपीआरओ से नीचे पंचायत की जांच नहीं करेगा। एक शासनादेश आया प्रमुख सचिव पंचायती राज के यहाँ से। अब उसमें जांच तब होगी जब एफिडेविट आप दोगे, जो शपथ पत्र है, और वो जांच 6 महीने के अंदर अंदर उनको करनी होती है। और इस संदर्भ में एक हाई कोर्ट की रूलिंग भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, कि अगर नहीं होता है तो जैसे ही आपने एफिडेविट दिए और वो एफिडेविट सभी साक्ष्यों के साथ डीएम को देना होता है। जो पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के तहत ये प्रावधान है जांच के, और वो उनको यानी कि 1 महीने इनिशियल और पूरी जांच 6 महीने के अंदर अंदर करनी होती है। अगर नहीं करते हैं तो उसमें तुरंत ही एक हाई कोर्ट की रूलिंग है, जो पंचायत के जैसे ही आप हाई कोर्ट जाएंगे सर, तो उस पंचायत के खाते सीज कर दिए जाएंगे या त्रिस्तरीय कमेटी बता करके अगले कार्यक्रम होंगे, और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी। एक ये भी प्रोसेस है, क्योंकि एक बार ऐसे ही मेरे से बच गए वो लोग, तो इस प्रक्रिया को उन्होंने लिख के दिया, तब दूसरी तरीके से गए। तो मेरा ये और मानना था कि एक तो जो सर ने बताई, मिश्रा सर ने, कि एफआईआर लॉन्च कराए, दूसरी जो लीगल प्रोसेस है पंचायतों में जांच कराने के लिए, अगर आपके पास वैधानिक साक्ष्य हैं तो शपथ पत्र आप दीजिए, जो भी 4-6 लोग 10 लोग हों। और दूसरी चीज, अगर सर मतलब जैसे मेरे अग्रवाल सर बताते रहते हैं, आप उनको हकीकत में 80 लाख का है, लाइव फेसबुक करिए, लोगों के वहीं समस्याएं चलाइए। जो सड़क जहां बनी हुई है उसको आप चलाएंगे तो वो तुरंत वहां जिला के अधिकारी, ब्लॉक के अधिकारी, पंचायत अधिकारी सब देखेंगे, और चोर के नस नस में डर होता है। और लोगों में आपकी जैसी आवाज 50 लोग और हो जाएंगे, आप मजबूत हो जाएंगे, और इस तरीके से आप मतलब कार्रवाई करें तो आपकी विजय और विकास और गांव के
तकदीर और तासीर दोनों बदल जाएगी। धन्यवाद सर। मैं मेघराज जी की एक बात को फिर से दोहराऊंगा जो हम हमेशा दोहराते हैं, जब हम किसी ऐसी चीजों से लड़ रहे हो जहां पर हमारी बातों की सुनवाई ना हो रही हो, तो कोशिश ये करें कि 10 अलग अलग क्षेत्रों के 10 अलग अलग मित्रों के नाम से वही सेम शिकायत अलग अलग नाम और क्षेत्रों के द्वारा लगा दी जाए। इससे दो बातें होती हैं, एक तो जो शिकायत है वो अपना एक व्यापक रूप ले लेती है जब वो अलग अलग क्षेत्रों और नाम से आती है। दूसरा ये होता है कि आपकी डर को बहुत हद तक कम किया जा सकता है कि आपके ऊपर कोई उल्टी कार्यवाही ना हो, आपको फंसा ना दिया जाए, आपके ऊपर किसी तरीके के कोई लीगल एक्शन या किसी भी तरीके की कोई समस्याओं का आपको सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले उस लोड को भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और अलग अलग मित्रों के आ जाने से वो एक संगठित रूप भी अपने आप में ले लेता है। मैं एक बार मंजेश शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात को रखे, क्योंकि मंजेश शर्मा जी मैं देखा हूं उन्होंने बहुत बार अच्छे जानकारी हमें दी है। मंजेश शर्मा जी मुरैना से अभी थे वो हमारे साथ, शायद अचानक से किसी कारण से लीव लिए हैं। हमें अब मुझे लगता है कि कार्यक्रम को समापन करने का समय आ गया है, लेकिन एक चीज ये है कि ये जो हमारे मुद्दे हैं और समस्याएं हैं वो खत्म होने वाली नहीं है। हमें हर स्तर पर हर जगह पे अपनी बातों को पैरेलली चलाना पड़ेगा। हमको हर वो उपाय पे काम करना पड़ेगा जो हमारे को सरकार ने चाहे वो पूरी दी है चाहे अधूरी दी है, हमको उस पे काम करने की बहुत जरूरत है। अगर हम इस पे मिलके काम नहीं करेंगे और सभी सुविधाओं का लाभ नहीं लेंगे तो शायद हम वाकई अपने लक्ष्य से अधूरे और पीछे रह जाएं। मंजेश शर्मा जी आप एक बार बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं मंजेश शर्मा जी? मंजेश शर्मा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए मंजेश शर्मा जी अपने आप को। जी सर, मैं भी मिश्रा जी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए यही कहूंगा, सिविल की जगह क्रिमिनल कीजिए। मान के चलिए आप सिविल कार्रवाई करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा विभाग 1-2 इंक्रीमेंट रोक देगा, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर आप इंक्रीमेंट कितना, बहुत से बहुत उसका 50,000 का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्रिमिनल कार्रवाई करते हैं तो उसकी नौकरी भी जाएगी और सजा भी होगी। तो मेरा यही निवेदन है, क्रिमिनल पे ज्यादा विश्वास करिए। सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीजर चलाएं। दिनेश कुमार लखीपुर, दिनेश कुमार जी आप कुछ बोलना चाह रहे? दिनेश कुमार जी सर। जी प्रणाम। प्रणाम सर। सर मैंने एक शिकायत की थी पंचायत में वृक्षारोपण के समक्ष। मेरे ग्राम सभा में वृक्षारोपण दिखाया गया है, 5 लाभार्थी दिखाए गए हैं जिनके खेतों में वृक्षारोपण दिखाया गया है, जो कि मेरे द्वारा जांच की गई, वहां देखा गया तो उनके खेतों में अभी एक भी वृक्ष नहीं है। जैसा कि मैंने देखा तो अभी अगस्त में मैंने शिकायत करी थी जन सुनवाई पोर्टल पे UP3 सर। तो उस पोर्टल पे जब मेरे द्वारा शिकायत की जाती है तो पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा बिना जांच किए ही आख्या लगा सबमिट कर दी जाती है कि मेरे द्वारा जांच की जा रही है। जहां पर पौधे लगाए गए थे उसमें से 45% पौधे उपलब्ध हैं, जो कि स्थिति ये थी सर कि वहां पे पौधे शायद 5% भी नहीं है। फिर मैंने सर उसका फीडबैक दिया, फीडबैक के बाद पुनः से शिकायत की, और जैसे ही संज्ञान लिया जाता है पुनः से हमारे सेक्रेटरी साहब जांच करने आते हैं। 27 अगस्त 2008 को वो जांच आख्या सबमिट करते हैं और 29 अगस्त 2020 को वो मौके पर आते हैं जांच के लिए। सर मैंने स्थानीय मीडिया को भी बुला रखा था, स्थानीय मीडिया के द्वारा कवरेज करवाया गया और खबरें भी चलाई गई सेक्रेटरी साहब के खिलाफ, बट अभी तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको एक उपाय और बताना चाहूंगा। जब इस तरीके की कोई चीजें होती हैं जहां पर हमारे पास साक्ष्य उसको बनाना होता है, तो इसमें आप 5 व्यक्तियों के पंचनामे पर जरूर जाएं। आप भले अपने ही मित्रों के 5 लोगों को ले, आसपास के वहीं पे रहने वाले 5 लोगों को ले, और एक जो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंट बना रहे हैं उसको आप उनके हस्ताक्षर और पते के साथ उसको तैयार कर ले, ताकि वो एक पंचनामा का स्वरूप ले ले कि वहां पे 5 लोग उपस्थित थे और उन्होंने उस समय देखा कि जो 45% के आंकड़े बताए गए उतने पौधे उपलब्ध नहीं है, या उसकी जो संख्या है कम है या ज्यादा है। ये चीज कर लेने से एक हमारे पास एक पुख्ता दस्तावेज तैयार हो जाता है अपनी बातों को सही जगह पे रखने के लिए। रही बात कार्यवाही की, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कार्यवाही नहीं होती है, हम पुख्ते सबूत और शिकायतों के बाद भी जाते हैं। तो
तो इसके लिए आप अपना शपथ पत्र देकर आप आगे अपनी शिकायतें रखते रहिए। हम जैसे कि हमारे इंद्रजीत जी जो कि एक फौजी व्यक्ति हैं, जो रिटायरमेंट के बाद लोक सेवा से जुड़े हुए, उन्होंने एक शब्द बोला कुछ समय पहले कि एक फौजी अगर लड़ाई शुरू करने से पहले ही डर जाए तो उसकी हार निश्चित है। जी सर। तो हम भी एक फौजी हैं, सरहद के अंदर हम लड़ रहे हैं, जो हमारे बीच में बुराइयां व्याप्त है उसके खिलाफ में। तो हमें डरना नहीं है किसी भी चीज से, चाहे वो कुछ भी हो। हमें अपने इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना है और अपनी लड़ाई को जारी रखना है उस हर आखिरी सांस तक, जब तक हम जिंदा हैं। जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी ताकत है, जितना हम कर सकते हैं करने की कोशिश करें। डरे नहीं, सब्र रखें, पेशेंस रखें। जिस भी तरीके से हमको ये लड़ाई है, लड़ने के संसाधनों को खोजे, लोगों को जोड़े, तभी जाके इसमें हम कुछ कर पाएंगे। हमारे संगठित होने और प्रशिक्षित होने करने का जो ये कार्यक्रम हम चला रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि हम आपस में एक दूसरे को समझ सके, हम अधिक से अधिक तकनीकी रूप से बातों को हम उसमें इतने सक्षम हो जाएं प्रशिक्षित होके कि अपनी बातों को कैसे रखना है, उसका क्या सलीका है, वो सीख जाएं। क्योंकि हमें किसी भी हाल में अपनी सभ्यता और सलीके से नहीं हटना है और अपने अधिकारों के जितने भी अधिकार हमें मिले हुए हैं, जितने भी हमको उस अधिकारों के लिए सपने दिखाए हुए हैं, उनको पाने की पूरी ताकत के साथ कोशिश करनी है। मैं सर एक चीज ऐड कर दूं। जी सर। और बात करना चाहूंगा मैं अशोक गोयल को जोड़ दूं इसमें। हाँ जी, अशोक गोयल जी बोलिए सर। सर देखो, एक बड़ी अच्छी बात जो सारी परिचर्चा में सामने निकल के आई, जो हमारे गुजरात वाले मित्र हैं, उनसे देखो कितने लोगों ने खौफ खाना शुरू कर दिया। भले ही वो उनको धमका रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनका टेलीफोन नहीं उठा रहे, उनकी बात नहीं सुन रहे। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि उस आदमी से वो डर रहे हैं, उससे वीडियो पे बात नहीं कर रहे। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब वो डर रहे हैं। तो वही जो बात 2 दिन पहले एक सज्जन चींटी वाली कह रहे थे, तो अब ये चींटी हाथी की सूंड में घुस गई है। अब ये विचलित होना शुरू हो गए ढेर सारे लोग। तो देर सवेर ये सारा मामला कुछ ना कुछ होगा, और इसमें वही बात है, या तो डरो मत या तो लड़ो मत। यस सर। बहुत सही है सर। अब हम इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। हमारे मित्र सभी समझ चुके हैं इस बात को कि हमारी लड़ाई बहुत लंबी है और हमें इस पे हमेशा प्रयासरत रहना है, एकजुट होकर, और इसमें हमें हर चीजों से